ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रोध क्लासेस केडली। क्लास 9th के लिए 6.2 जो हम सॉल्व कर रहे हैं, लाइन एंड एंगल्स 6 चैप्टर हमारा चल रहा है रेगुलर। 6.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है, इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड देन सो दैट, और हमें ये भी प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है, अच्छा देखो, हम बोल सकते हैं यदि हम इस लाइन की बात करें, ठीक है, इस लाइन ये वाली जो लाइन बनी हुई है इसका हम नेम दे दें कि लाइन एल। ठीक है, हमने क्या बोला, लाइन एल। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, इनके पॉइंट देने हमें जरूरी है, पॉइंट एंगल के वजह से नाम लिख सकें हम। इसमें बुक में तो नहीं दे रखे पॉइंट, तो कोई बात नहीं, ई एफ हम ले लेते हैं, ई और एफ। ठीक है, और ये जो इंटरसेक्टेड पॉइंट हैं इनको जी एच। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो हमें क्या पता है कि ए बी एंड सी डी, ठीक है, चाहे कैसी भी लाइन है लेकिन उनके लिए ई एफ क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अच्छा, हमें क्या गिवन है, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल सी एच एफ इज इक्वल टू 130 डिग्री गिवन है कि नहीं। अच्छा, फाइंड क्या करना है, x एंड y। अच्छा, इसके अलावा सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमें क्या पता है, ई एफ इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देन x एंड 50 आर लीनियर पेयर है या नहीं, लीनियर पेयर है कि नहीं, लीनियर पेयर। अच्छा, लीनियर पेयर है तो इसका मतलब इनका सम क्या होगा, x प्लस 50 का इज इक्वल टू 180। क्यों है लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं दो एंगल। ठीक है, टू एडजस्ट एंगल जिनका सम क्या होगा 180, वो लीनियर पेयर होता है। स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है 180 का होगा तो वो लीनियर पेयर ही है। अच्छा, इसके अलावा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130। ठीक है, यहाँ 130 आ गया, x की वैल्यू 130 आ गई। इसके अलावा देखो, अच्छा y की वैल्यू हमें निकाल ली है, तो y की वैल्यू हमें पता है कि y इज इक्वल टू 130 को हम ऐसे बोल देते हैं, एंगल के नेम्स लिख देते हैं हम कि ई एफ एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एच। सो एंगल सी एच एफ इज इक्वल टू एंगल डी, सॉरी हाँ सही लिख रहे थे, जी एच डी। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है हमें 130 और ये कितना दे रखा है बाई, तो बाई इज इक्वल टू 130 हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं y इज इक्वल टू 130, तो यहाँ ये x की वैल्यू 130, वैल्यूज तो हमें पता चल गई, ये भी 130। इसके अलावा हमें प्रूफ भी करना है, इसमें प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल सी डी प्रूफ करना है कि नहीं करना। अच्छा, इसको तो मैं कर देता हूँ इरेज, क्या आ जाएगा प्रूफ करने के लिए, देखो अब प्रूफ करना है इसके अंदर, तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 130 एंड y इज इक्वल टू 130 विच आर इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। देखो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बन रहा है, बन रहे नहीं बन रहे, इंटीरियर एंगल्स बन रहे नहीं बन रहे। इट इज ओनली पॉसिबल फॉर, इट इज ओनली पॉसिबल फॉर ए बी पैरेलल सी डी। ये तभी पॉसिबल है, सिर्फ उसी के लिए, केवल उसी के लिए पॉसिबल है जब ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगी। यदि पैरेलल लाइंस नहीं होती दोनों डिफरेंस हो जाएंगे, और डिफरेंस हो जाएंगे तो इसका मतलब तो ये तो रॉन्ग हो जाएगी कैलकुलेशन। अब जब ये इक्वल दे रखे हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म बनेंगे तो इसका मतलब ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा। ठीक है, किसी को यहाँ किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये लीनियर पेयर है तो 180 में से 50 सब्ट्रैक्ट करके ये निकाल दिया, ऐसे ही ये वर्टिकली अपोजिट करके निकाल दिया, और दोनों क्या बन रहे हैं, अल्टरनेटिव एंगल बन रहे हैं। अल्टरनेटिव एंगल की जेड को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर 6.29
इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, सी डी एंड ई एफ, सी डी एंड ई एफ ये दोनों पैरेलल है, और बाई और जेड का रेशियो हमें गिवन है, ठीक है। और क्या पूछा है हमसे, एक्स की वैल्यू पूछी है, मतलब हमसे बाई जेड की वैल्यू नहीं पूछी कि जैसे उसको कितना ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक्स पूछा है, हमें बाई जेड नहीं निकालने पड़ेंगे, बाई जेड सबसे पहले निकालने पड़ेंगे, ठीक है। सब गिवन में क्या है, हमें गिवन जो है हम लिख देते हैं ए बी पैरेलल सी डी है हमारे पास और सी डी पैरेलल ई एफ है, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या है, बाई रेशियो जेड गिवन है 3:7, और इसके अलावा कुछ और गिवन नहीं है। अच्छा फाइंड दैट में हम क्या लिखेंगे, फाइंड दैट एक्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स। इसके बाद सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि लेट अस y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू z है, ठीक है, z इज इक्वल टू 7a। देखो मैंने x नहीं लिया, 3x 7x लेते थे ना, x इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन में पहले से है, तो हमने क्या लिया, a ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y और z दोनों का रेशियो मैंने 3 और 7a ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कितना है, 3a है, और ये कितना है, 7a। अच्छा मैं बात करता हूं इस एंगल की, ठीक है, मैंने कौन सा एंगल की बात की, इसकी। अब ये जो एंगल है, चलो मैं इसकी भी नहीं कर रहा, इसकी बगल वाली भी कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो सी डी क्या है, एक लाइन है, और यहाँ यदि मैं इस एंगल की बात करूँ तो इस एंगल का नाम डब्लू रख लेता है, ठीक है, डब्लू। अब इस एंगल में डब्लू जो है, वाई और डब्लू क्या लीनियर पेयर नहीं है, तो हेयर, ठीक है, डब्लू इज इक्वल टू 180 माइनस 3a, ठीक है, एंड W and Z are corresponding angles। अल्टरनेटिव का हमने पढ़ लिया था इसलिए मैंने उसको उधर ले लिया था, ठीक है। W और Z क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो W इज इक्वल टू Z, और W कितना है, 180 माइनस 3a, और ये कितना है, 7a। 7a तो आ जाएगा इधर, ठीक है, माइनस 3a पहले से है, 7a इधर आ गया, माइनस 180 कितना हुआ, 10a, माइनस 10a इज इक्वल टू माइनस 80, माइनस से माइनस कैंसिल, और a इज इक्वल टू कितना आ गया, 18 आ गया। और जब a इज इक्वल टू 18 आएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 3a, मतलब 3 मल्टीप्लाई 18 54, और z की वैल्यू 7a 7 मल्टीप्लाई 18 126। कोई प्रॉब्लम नहीं है आता। अच्छा ए क्या पता चल गया हमें, बाई और जेड पता चल गए, लेकिन हमें पता है हियर एक्स एंड वाई आर इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 120। सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया, वाई और जेड का रेशियो सॉल्व कर लिया, इससे हम इस एंगल पे चले गए, ये दोनों इक्वल हो गए, यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड हो गई, ए की वैल्यू फाइंड होते ही वाई की वैल्यू पता चल गई, फिर जेड की वैल्यू पता चल गई, और ये दोनों इंटीरियर एंगल्स से दोनों का सम 180 होना था। और इंटीरियर एंगल्स का मतलब कब होता है, जब ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड के एंगल अंदर अंदर की तरफ के देखते हैं हम, तो ही, ठीक है, उनका सम क्या होता है, 180 होता है। वैल्यू पुट की, आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.30, ये फिगर नंबर 6.30 है। इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, ई एफ जो है सी डी के परपेंडिकुलर है। देखो सी डी के परपेंडिकुलर है तो ए बी के भी होगा, ये बात हमें आ जानी चाहिए कि टू लाइन सब पैरेलल हो और उन पे से किसी एक के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो दूसरे के ऊपर भी क्यों होता है, क्यों होता है, जब ये 90 का होगा तो ये 90 का होगा, तभी तो ये इंटीरियर एंगल बनेंगे, ठीक है। और इंटीरियर एंगल कब बनते हैं, पैरेलल लाइंस होती है, जब पैरेलल लाइन दे रही है, तो इसका मतलब ये 180 का होगा। कब होगा, जब ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, तो ये 90 है तो वो भी 90 होगा। इसके अलावा GED मतलब मतलब ये एंगल दिया हुआ है हमें कितना, 126 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमें AGE पता करना है, AGE ये वाला एंगल पता करना है, अच्छा ठीक है। इसके बाद GEF ये वाला एंगल पता करना है, ठीक है। और FGE ये वाला एंगल भी पता करना है,
अच्छा कई सारे एंगल होगा जब हमारे पास, ठीक है। देखो गिवन में क्या है, गिवन में ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। तो ये हो गया गिवन, ठीक है। फाइंड दैट में जो आगे का लिखा हुआ है ये सारे एंगल हमें फाइंड करना है। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन में देखो क्या करना है, सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में हमें लिखना है कि एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल, हालांकि हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में देखेंगे, इतना तो हमें पता ही है एफ ई डी कितना 90 डिग्री है। अच्छा मैं बात करता हूँ एंगल जी ई डी की, ठीक है, ये कितना है 126 डिग्री। यदि मैं जी ई डी, ठीक है, जी ई डी इसको मैं ऐसे लिख दूँ, जी ई डी को मैं लिख देता हूँ एंगल जी ई एफ जी एफ, ठीक है, एंगल जी ई एफ प्लस जी ई एफ, ये वाला एंगल पार्ट ले लिया और एक ये ले लेते हैं, क्या है ये एफ ई डी, एंगल एफ ई डी इक्वल टू 126 है कि नहीं। देखो इनको जो मैं मार्क मैंने लगाए थे पहले, इनको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि जी ई डी जो पूरा एंगल बना हुआ है, पहले ये वाला पार्ट है फिर ये वाला पार्ट है, दोनों पार्ट है, इन दोनों पार्टों का नेम लिख लिया मैंने अलग से, रहेगा तो कभी भी 126। अच्छा इसको मैंने ऐसे लिखा एंगल जी ई एफ इज प्लस 90 इज इक्वल टू 126, 90 को ले गए उधर, जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90 कितना आ जाएगा 30, मतलब ये कितना आ गया 36 डिग्री आ गया, ठीक है, ये पता चल गया। अच्छा इसके बाद हम बात कर रहे हैं ए जी ई की, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी बिकॉज अल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी एंड जी ई इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर हम इसको ऐसे लिख लेंगे ए जी ई इज इक्वल टू जी ई डी। अच्छा ए जी ई, एंगल ए जी ई कितने का हो जाएगा 126 का हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास ये एंगल भी हमें पता चल गया। और हमें पता है कि जब ए बी स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों क्या होंगे लीनियर पेयर होंगे, कैसे होंगे लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर होंगे तो 180 के होंगे और 180 में से हम क्या करेंगे 126 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बच जाएगा 54, तो मतलब ये कितना आ गया 54 आ गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.31, ये देखो फिगर नंबर 6.31 है, इसमें ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है ये क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, इसका मीन मैं समझाने वाला हूँ, ये लाइन मैंने क्यों बनाई है। एक पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू और एस टी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल कैसे, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया मान लो इधर की साइड, ठीक है, इस तरीके से, और इसको एक्सटेंड कर दिया इधर की साइड, तो पैरेलल लाइन बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी हमें कोई काम नहीं है इनका, कोई दिक्कत नहीं है, इनको नहीं बनाते हैं तो, पर लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल है मतलब एक्सटेंड करने पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पी क्यू आर की वैल्यू दी हुई है और आर एस टी की वैल्यू हमें दी हुई है एंगल की, ठीक है। गिवन क्या है पी क्यू पैरेलल एस टी, एंगल पी क्यू आर, एंगल आर एस टी। अच्छा फाइंड क्या करना है क्यू आर एस, ये तो फाइंड करना है क्यू आर एस। अच्छा इस क्यू आर एस फाइंड करने के लिए देखो कभी भी याद रखना हमें 2 पैरेलल लाइन गिवन हो, क्या गिवन हो 2 पैरेलल लाइंस गिवन हो, और उसमें या तो ऊपर कोई पॉइंट पे एंगल पूछ ले, या मिड में कोई पॉइंट पे एंगल पूछ ले, या नीचे कोई एंगल पूछ ले। ध्यान रखना इन पॉइंटों पे इस लाइन के ऊपर हो, इस लाइन के नीचे हो, या फिर इन दोनों लाइनों के बीच में हो। और इस पॉइंट पर जैसे ये दोनों लाइन ऊपर रह गई और ये पॉइंट नीचे रह गया, आप क्या पूछा क्यू आर एस, मतलब आर पॉइंट पे एंगल पूछ लिया। तो ऐसे आप इन पॉइंट्सों पे यदि कोई भी एंगल की बात पूछ ले तो हमें क्या करना है उस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इन्हीं के पैरेलल। जैसे आप इसमें नीचे है तो ये मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जो आर से पास होगी, ठीक है। हमने क्या किया एक आर से पास होते हुए हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट हमारा बढ़ गया है। क्या बढ़िया है कंस्ट्रक्शन पॉइंट, हिंट में लिखा हुआ है ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। तो हमने क्या किया एक ए लाइन
ठीक है, ये लाइन इनके पॉइंट्स के नेम लिख लेते हैं, पी क्यू आर एस टी यू बी एक्स वाई लिख लेते हैं इसको, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। वी ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल पी क्यू पैरेलल आर एस टी विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट आर, जो आर से पास हो रही है, ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। मैं कंस्ट्रक्शन वाली लाइन लिख देता हूँ, एक्स वाई पैरेलल पी क्यू पैरेलल एस टी, ठीक है, विच इज ड्रॉ, ड्रॉ लिखना है, ड्रॉ की हमने, ठीक है, ये इसकी ऐसे ड्रॉ की, विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट आर पॉइंट से पास हो रही है। अच्छा, इसके अलावा अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पर। देखो सॉल्यूशन कितना आसान है, सिर्फ डायग्राम में मैं ये चीज समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करना है, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, तो हमें लिखना है पी क्यू आर एक्स, ठीक है, वॉट आर इंटीरियर एंगल्स, सो द सम ऑफ पी क्यू आर प्लस क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री होगा तो 180 माइनस 110 करेंगे, 110 को उधर ट्रांसफर ले जाके तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ये कितना है, 70। ऐसे ये आ जाएगा 50, 180 माइनस 130, सेम उसी प्रोसेस से, तो ये भी इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हमें पता है कि एक्स आर वाई इज ए लाइन, एक्स आर वाई इज ए लाइन, ये क्या है, एक लाइन है, तो ये 3 एंगल जो बन रहे हैं इनका सबका सम क्या होगा, 180 होगा, तो मतलब 70 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस 50 इज इक्वल टू 180, इन दोनों का सम 120, उधर जाएगा तो क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और ये आंसर कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है, दैट्स ऑल। कितना आसान सा क्वेश्चन था। इस देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में कई सारी प्रॉब्लम आती है। मैं एक छोटा सा एनसीईआरटी में भी एग्जांपल है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन लेके समझा देता हूँ। जैसे मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की और तुमसे पूछ लिया जाए ये वाला एंगल, ठीक है, ये तुम्हें दे रखा है 40 का, और ये दे रखा है तुम्हें 130 का, ठीक है, ये एंगल तुम्हें 130 का दे रखा है। अब देखो तुमसे पूछा गया ये वाला एंगल, ठीक है, मैंने कहा था 2 पैरेलल लाइंस जिनके बीच में या ऊपर या नीचे कोई पॉइंट पे एंगल पूछ लिया, इस पॉइंट पे पूछ लिया मतलब बीच में पूछ लिया, तो हमें क्या करनी है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। और पैरेलल लाइन ड्रॉ करते ही ये देखो अल्टरनेटिव एंगल्स, मतलब ये 40 और ये दोनों इंटीरियर एंगल्स, तो मतलब ये 50, 40 और 50 90, मतलब ये पूरा एंगल कितने का हो गया, 90 का। तो हमें ऐसे सॉल्व करना होता है, इस तरीके से ही हमें इनको सोचना होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.32, फिगर नंबर 6.32 है, इफ AB पैरेलल CD, ये लाइन AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है, इन फिगर 6.32 if AB पैरेलल CD, AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है, एंगल APQ 50 डिग्री का है, PRD 127 का है, तो क्या गिवन मिल गया, AB पैरेलल CD, APQ और PRD एंगल्स मिल गए। फाइंड क्या करना है, x एंड y, कैलकुलेशन में क्या करना है, सॉल्यूशन में देखो ये एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, AB पैरेलल CD है, AB पैरेलल CD, सो एंगल APR एंड PRD आर इक्वल, ठीक है, इज इक्वल बिकॉज अल्टरनेटिव एंगल्स ब्रैकेट में लिख देंगे। अच्छा, जैसे ही अल्टरनेटिव एंगल्स होंगे तो APR तो बन रहा है APR 50 प्लस 22 से, और ये बन रहा है 127 से, तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 77, ठीक है, 77 डिग्री, तो y की वैल्यू आ गई 77, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, AP और इधर APQ और PQR दोनों अल्टरनेटिव एंगल्स नहीं बन रहे क्या, बन रहे कि नहीं बन रहे, तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था। वापस से मैं एक बार बता देता हूँ कि जब हमने ये वाला एंगल लिया, ये अल्टरनेटिव बन रहा था इस एंगल से, तो ये दोनों, इन दोनों का पेयर एक यदि इंक्लूड कर दिया जाए तो 127 के इक्वल होगा, तो 50 प्लस y इक्वल टू 127, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 उधर ट्रांसफर हो गए 77। अच्छा, ये बन रहा था अल्टरनेटिव एंगल्स, AB पैरेलल CD तो है ही, PQ ट्रांसवर्सल लाइन है, तो 50 और x क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
50 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है 6.2 का, आज का भी लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम 6.3। इन फिगर 6.33 नंबर का फिगर है। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, ठीक है। पी क्यू और आर एस क्या है, मिरर्स हैं, मतलब पी क्यू और आर एस को इस तरीके से रख दिया कि एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे ए बी, इंसिडेंट रे मतलब ए बी पी क्यू पर इंसिडेंट है, मतलब पड़ रही है। एक टॉर्च ली हमने, ठीक है, टॉर्च से यहाँ टॉर्च को रखा और ये रे उधर जा रही है, ठीक है। जैसे ही इसे स्ट्राइक करेगी इस पर तो ये रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होगी किसके पास जाएगी, आर एस के पास। और जैसे आर एस के पास जाएगी तो आर एस के लिए तो ये क्या है, इंसिडेंट रे है, पर लेकिन पी क्यू के लिए क्या हो गई, अब रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से जाने वाली रे हो गई और इसके पास आने वाली हो गई, ठीक है। और जैसे इसके पास आने वाली होगी और जैसे इस पे स्ट्राइक करेगी यहाँ से कैसी हो जाएगी, वो एक रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। आगे जाके वो वापस से पी क्यू पर इंटरसेक्ट करेगी, तो पी क्यू पर स्ट्राइक करेगी, पर लेकिन हम वहां तक नहीं गए। हमने कहा ए से बी तक गए, बी से सी तक और सी से डी तक, ठीक है। हमने इतना समझ लिया। आगे यहाँ ये इसके बारे में लिखा हुआ है, जब आर एस एट सी अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। जो ये जो लाइन है ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है। जिस एंगल से हमने इधर स्ट्राइक किया उसी एंगल से ये जो मिरर है ये भी स्ट्राइक करेगा, ये उसी एंगल से करेगा, ये हमें फिक्स पता करना है। अच्छा, अब हमें गिवन क्या है, गिवन है पी क्यू पैरेलल आर एस है, यानी पी क्यू और आर एस मिरर्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए बी प्रूफ क्या करना है, ए बी एंड सी डी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। ये हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल सी डी। देखो फिजिक्स के अंदर ये जो टॉपिक होता है इसमें एक रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन लॉ में क्या होता है कि जब इंसिडेंट रे, ठीक है, किसी मिरर पर पड़ती है, किसी मिरर पर कोई रे हो जाती है, वो इंसिडेंट रे होती है और वहां से आती है तो वो रिफ्लेक्टेड होती है। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इसके साथ मिरर के साथ एक नॉर्मल बनता है, नॉर्मल बनाते हैं हम। नॉर्मल का मतलब होता है कि एक इसके परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर होता है। तो इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है नॉर्मल के साथ, वही रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ होता है। मतलब ये दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, फिजिक्स का पार्ट है। तो मैंने क्यों ना इसमें एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए मैंने इसको लिखा बी ई, इसको ई लिख दिया और इसको मैंने सी एफ, इसको एफ लिख दिया, ठीक है। तो मैंने इस लाइन को कैसे लिखा, बी ई एंड सी एफ, क्या लिखा मैंने, बी ई कंस्ट्रक्शन पॉइंट में लिखना है हमें, कंस्ट्रक्शन में बी ई एंड सी एफ नॉर्मल्स, ठीक है, नॉर्मल्स टू द मिरर पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस एट बी एंड सी, ठीक है, बी ई एंड सी एफ जो नॉर्मल्स हैं टू द मिरर, ये दोनों नॉर्मल्स हैं टू द मिरर पी क्यू एंड आर एस एट बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। रेस्पेक्ट कैसे, पी क्यू पर तो बी है और आर एस पर सी है। अब इसके अलावा हमें क्या और क्या जानना है, हमें और क्या लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जब नॉर्मल है तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग, तो रिफ्लेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पी क्यू परपेंडिकुलर बी ई एंड आर एस परपेंडिकुलर सी एफ, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। अब जब ये परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गए। अब इन पे हम एंगल मार्क कर देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 मैंने मार्क कर दिए, ठीक है। अच्छा, एंगल मार्क करने से हमें पता चल गया, देखो सबसे पहले एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि देखो पी क्यू बी ई के परपेंडिकुलर है, आर एस सी एफ के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ 90 का एंगल तो बन रहा होगा, इधर भी 90 इधर भी 90 थी, दोनों लाइन 90 पे चलेगी तो क्या है, पैरेलल होंगी। तो हम इस बात को लिख देते हैं पहले, चलो तो हम क्या लिखेंगे, हियर बी ई पैरेलल सी एफ, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे
since PQ perpendicular BE and RS perpendicular CF, therefore BE पैरेलल CF, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ से हमें ये पता चल गया और यहाँ से हमने ये रिजल्ट लिया वापस से दोबारा और हमने ये कंडीशन निकाल ली। अच्छा, ये कंडीशन निकल गई तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेटिव एंगल्स है या नहीं। देख लो अल्टरनेटिव एंगल्स है या नहीं, हो गए। अच्छा, इसके साथ साथ देखो मुझे पता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। वो क्यों होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे, हमेशा इक्वल होता है। जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे नॉर्मल के साथ क्या बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है। ऐसे ही इसके लिए ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्ट रे है, तो ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे। तो 3 और 4 इक्वल हो गए, 1 और 2 इक्वल हो गए। अब देखो 1 और 2 इक्वल, 2 और 3 इक्वल, 3 और 4 इक्वल। तो मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड क्या पता चला हमें यहाँ से, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को यूज कर लिया। यहाँ से हमें चाहिए कि 3 और 4, यहाँ हमें कौन सा पेयर नहीं मिल रहा, 1 2 इक्वल हो गए, 3 4 इक्वल हो गए, 1 4 इक्वल ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अच्छा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। इधर से इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया। अब मैंने ऐड किया, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट तो क्या है, 2 इज इक्वल टू 3, ये क्या है 1 इज इक्वल टू 4, दोनों को ऐड किया। एंगल 1 प्लस 2 LHS ऐड हो गया, RHS में एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 देखना क्या बन रहा है, बी एंगल BCD बन रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छा, 3 और 4 का देखना कौन सा बन रहा है, एंगल ABC। अच्छा, ये किस फॉर्म में बने हुए हैं, these angles are in the form of alternative interior angle, so we can say AB parallel CD। हो गया क्लियर, AB और CD एक दूसरे के पैरेलल कैसे हैं, हमने यहाँ लिखा these angles are in the form of alternative angles, so we can say AB पैरेलल CD। ये तो हमें प्रूव करना था, AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हमें पता चल गया कि जब 2 मिरर्स पैरेलल हो, यदि एक पे इंसिडेंट रे है और दूसरे से भी फिर वो वापस से इंसिडेंट हो रही है, तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो 6.2 यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में 6.3 सॉल्व करेंगे। उसके अलावा फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देख लेंगे यदि हो जाते हैं तो। और डिस्क्रिप्शन में जो NCERT के 6.1, 6.2, 6.3 एक साथ दी हुई हैं, सारे क्वेश्चन वहाँ लिखे हुए हैं। मैंने भी यहाँ पे सारे लिख के समझा दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक लिंक को शेयर करें, अपना वर्क कंप्लीट रखें। कभी भी किसी भी स्टूडेंट से मैं वर्क ले सकता हूँ, उसके लिए कह सकता हूँ वर्क के लिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।